क्या आपको कोई बात नहीं, जा म्यूट करके रखिए, जब बोलना हो तभी बोलिए। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट अनलेस यू वांट टू से समथिंग। तो अभी 2 दिन में जो कुछ भी हम लोगों ने चर्चा की है, वॉट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट इन लास्ट 2 days, अगर उसमें कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज योर टाइम, यू कैन आस्क if you have any questions. If you have no questions, we will go ahead. अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। So we shall go ahead then. I should like to tell you something about some differences and some specialities of this method. एक तो हमने आपको कल बताया था कि किडनी के मेरिडियन हम लोगों ने समझा था। किडनी का पहला पॉइंट कहां था? वेयर वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन? राइट इन द सोल ऑफ योर फुट, आपके पैर के तलवे में था। अभी कहां चला गया? डॉक्टर वॉल ने कहा कि छोटी उंगली में इनसाइड, अंदर की तरफ, द रूट ऑफ टोनेल, नाखून के जड़ में K1 है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? वी विल सी द अदर पॉइंट्स एंड पॉइंट नंबर्स। तो हमने आपको फर्स्ट डे बताया था, क्या कहा था कि ही फाउंड न्यू मेरिडियंस एंड पॉइंट्स ऑन देम, and he found the relationship between the point and different tissues and organs. नए मेरिडियन, उनके ऊपर जो बिंदु हैं उसको पता किया, और वो बिंदु किससे जुड़े हुए हैं, किस ऑर्गन या किस टिश्यू से, और उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा क्या किया था उसने? डॉक्टर वॉल ने एक और काम किया। क्या किया कि जितने क्लासिकल मेरिडियंस हैं 12 + 2, उन मेरिडियंस में कई नए पॉइंट निकाले। न्यू पॉइंट्स, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो किडनी में आप देख रहे हैं K1 नया निकला, और भी निकला K1A, K1B, इस तरह से और भी पॉइंट्स हैं। वी विल सी कि वो कौन से पॉइंट हैं और वो क्या करते हैं, किस लिए यूज किया जा सकता है, what are those points and how they can be used and for what they can be used, that also we will see. K1 जो क्लासिकल एक्यूपंक्चर में है, what is that? That is point of lymph, deep lymph. Deep lymph means, deep lymph का मतलब है inside the organ body. हर ऑर्गन में एक सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर तक लिम्फ गई हुई है जहां ये उसका पॉइंट है। सो व्हेन यू ट्रीट K1, व्हाट हैपेंस? इट क्लीन्स ऑल द ट्यूब्यूल्स। आप ट्यूब्यूल्स, आपने नाम सुना होगा ना, है नहीं? सबने सुना है। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर सब जानते हैं? नहीं जानते हैं? इफ यू डू नॉट नो, यू हैव टू फाइंड आउट either from net or from some book. और हमें टाइम मिला, आप पूछेंगे तो कभी हम भी बताएंगे आपको, नो प्रॉब्लम।
तो ये अलग हो गया पॉइंट क्लासिकल मेरिडियन का। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में डॉक्टर वॉल ने लंबर और बैक ऑफ थाई में अलग पॉइंट नंबर्स डाले हैं। इनका भी पॉइंट चेंज हुआ है। And those points, what are those points and what they do, this we are going to study. ट्रिपल वार्मर मेरिडियन या सैंजियो मेरिडियन, इसका एक दूसरा नाम दिया डॉक्टर वॉल ने। क्या नाम दिया? कल हमने बताया था, yesterday I told you. What is the name? Endocrine meridian. Will you remember this? Yes, So if you have to treat any endocrine glands or system, don't forget to treat triple warmer meridian. All endocrine glands have their points on this meridian. What are those points and for which endocrine gland which point can be used? किस ग्लैंड के लिए कौन सा पॉइंट यूज किया जा सकता है? This we will see in study. पेरिकार्डियम मेरिडियन को दूसरा नाम दिया सर्कुलेशन मेरिडियन। न हो तो नोट करते जाइए आप, मेक योर नोट्स ऑल्सो। पेरिकार्डियम मेरिडियन का क्या नाम दिया? सर्कुलेशन मेरिडियन। सर्कुलेशन मेरिडियन, सर्कुलेशन सिस्टम आप जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? आर्टरीज एंड वेन्स। तो सारे आर्टरीज और वेन्स के पॉइंट्स कनेक्टेड हैं किससे? पेरिकार्डियम मेरिडियन से। पेरिकार्डियम मेरिडियन actually is the real heart organ which governs all the arteries and veins. Okay? और इसी से जुड़ा हुआ हार्ट मेरिडियन भी है, जो कि बाहर के सारे एक्सटर्नल आर्टरीज और वेन्स का काम करती है। पेरिकार्डियम मेरिडियन को क्या कहा? सर्कुलेटरी में। इसमें क्या क्या है? आर्टरीज और वेन्स के पॉइंट है, और किसका पॉइंट है? लिम्फ का पॉइंट है, बिकॉज लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटिंग। तो इस मेरिडियन पर ये सारे पॉइंट मिलेंगे। कौन सा पॉइंट क्या करता है? वी विल सी, स्टडी एंड मेक नोट्स। और मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा कौन सा पॉइंट क्या करता है, ताकि आपको रेडी रेफरेंस रहे। स्प्लीन मेरिडियन, डॉक्टर वॉल के अनुसार स्प्लीन मेरिडियन is only on the left side of the body. स्प्लीन मेरिडियन हमारे शरीर में केवल लेफ्ट साइड में है। स्प्लीन क्या है? बड़ा लिम्फेटिक ग्लैंड है, ठीक है ना? Where all the white cells are activated. And it is a big center of collection of WBC. ठीक है? On the right side, this spleen meridian, Dr. Wall called it pancreas meridian. तो जब पेनक्रियाज की ट्रीटमेंट करनी होती है तो हम राइट साइड की स्प्लीन मेरिडियन की ट्रीटमेंट करते हैं। When we want to treat pancreas, we treat the spleen meridian on right side of the body. And if we want to treat white cells or red cells like or lymphocytes, basophils, eosinophil, etc., which side we should treat the spleen meridian? Left side.
left side. Yes, you are right. And diabetes and gout, Right side. fat metabolism, right side. So thus, this is a little information about the classical meridians which were seen from a different angle. In fact, not only seen, but has been proven by virtue of scientific instruments, by virtue of the knowledge of modern science. As we know, he also found some points around our eyes. (14 points. And each point he studied, which I will not go into depth or detail during these classes. But you should know that he found it, and he called it eye orbit meridian. But one thing that was useful by the study, वो ये था कि different parts of the eyes are related to different organs in your body. आप शायद जानते भी होंगे कि आई डायग्नोसिस भी लोग करते हैं. Looking at the eye, they can find out which organ is sick. एक होता है मैकुला. आप जानते हैं आंख में एक मैकुला होता है, येलो पॉइंट, जहां पर इमेज जाके फोकस होती है, क्लैरिटी होती है. और मैकुलर डिजेनरेशन हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रीटेड. मुश्किल हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट. वो कनेक्टेड है लंग्स से. ये किसने पता किया? डॉक्टर वॉल ने पता किया. तो लंग्स की ट्रीटमेंट में के साथ आप आंख की ट्रीटमेंट करेंगे तो मैकुलर डिजेनरेशन की ट्रीटमेंट की जा कर सकेंगे. कल हम लोगों ने 8 मेरिडियन देखा था, नए मेरिडियंस. और आज हम लोगों ने बात करी ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियंस की क्या डिफरेंसेस हैं. तो उसमें खास करके किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम और स्प्लीन मेरिडियन की बात हम लोगों ने की. इन सारे मेरिडियंस पर, मतलब all the 12 meridians there and all the 8 meridians which he found new, on each meridian he gave a set of points and named them. हर मेरिडियन पर 8 बिंदुओं को उन्होंने निरूपित किया. He found out 8 meridians, gave them name and explained ये पॉइंट क्या करता है. We will see all the 8 points today. सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई. नमस्कार. तो पहला पॉइंट है CMP. CMP का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट क्या है? किसको कहते हैं कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था मूव फ्रंट पॉइंट्स,
या बैक्शू पॉइंट्स। क्लासिकल एक्यूपंक्चर में हम लोग अलार्म पॉइंट्स की बात करते हैं और बैक्शू पॉइंट की बात करते हैं। डॉक्टर वॉल ने कहा कि हर मेरिडियन पर एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है, और ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट अगर यहां पर इंडिकेटर ड्रॉप है तो जिसके पास मशीन नहीं है, हाउ विल ही फाइंड इट? एक्स्ट्रा पेन, दैट विल बी एन आशी पॉइंट। तो इससे क्या समझ में आएगा कि उससे संबंधित ऑर्गन या तो पूरा ऑर्गन बीमार है या उस ऑर्गन के किसी भी भाग में कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है। इफ यू हैव कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट वेरी सेंसिटिव, what shall we infer? We will infer that the related organ or some part of the organ has pathological disturbance. Is it clear? This most important point is control measurement point. That is the first point that we should go to check. ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है और सबसे पहले हमें कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हर मेरिडियन का टच करना चाहिए। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सी मेरिडियन हमें ट्रीट करनी है, कौन कौन से ऑर्गन बीमार हैं। ठीक है, सारे कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट कहाँ है? हमारे कोहनी से लेकर हाथ के नाखून तक, पैर में घुटने से लेकर पैर के नाखून तक। रादर मोस्ट ऑफ देम आर ओनली बिटवीन रिस्ट जॉइंट एंड fingernail or ankle joint and toenail, excepting barring a few. ठीक है, दूसरा है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हाँ, रेफरेंस पॉइंट जैसे एक्यूमुलेशन पॉइंट है, एक्यूपंक्चर पॉइंट है सारे मेरिडियंस पर, इसी प्रकार रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसको डॉक्टर वॉल ने कनेक्ट किया ऑर्गन के किसी छोटे से हिस्से को या पूरे ऑर्गन को। तो हर रेफरेंस पॉइंट अगर वहां डिस्टरबेंस है, वहां पेन है या वहां इंडिकेटर ड्रॉप है, दैट मीन्स उससे संबंधित ऑर्गन या ऑर्गन का कोई हिस्सा मैल फंक्शन कर रहा है। फंक्शनल डिस्टरबेंस है। ठीक है ना? तो ये सिंपल एक्यूपंक्चर पॉइंट के जैसा है, बट आपको मालूम होगा, यू विल नो दैट सच एंड सच रेफरेंस पॉइंट बिलोंग्स टू लंग्स, सच एंड सच पॉइंट बिलोंग्स टू bronchi, such and such point belongs to alveoli, such and such point belongs to mitral valve, such and such point belongs to, ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट? इतना कनेक्शन हम लोगों को क्लासिकल एक्यूपंक्चर में मालूम नहीं था, एंड वी यूज्ड टू गो बाय एनर्जी एस्टिमेशंस, और हम लोग अनुमान लगाते थे। वी यूज्ड टू guess which energy to be toned, which energy to be sedated, etc etc. डिस्टल पॉइंट कौन सा है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कौन सा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इतना डिटेल में स्टडी नहीं था। दिस इज व्हाट
Dr. Wall did. थर्ड है summation measurement point. समेशन मेजरमेंट पॉइंट का मतलब है समेशन जानते हैं आप किसको कहते हैं? समेशन का क्या मीनिंग है? सम करना, एडिशन। Addition. Summation measurement point is that point which is connected energetically to the entire tissue of the whole body or whole system. पूरा सिस्टम, कई सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, या पूरा होल बॉडी का स्किन है या आर्टरीज है या वेन्स है, फुल बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, समेशन मेजरमेंट पॉइंट पर इंडिकेटर ड्रॉप होगा। मतलब अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आशी पॉइंट होगा। तो समेशन मेजरमेंट पॉइंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर प्रोटोकॉल। अगर आप कहीं की भी आर्टरी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप कोरोनरी आर्टरी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे आप पैरों की आर्टरी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, हाथ की आर्टरीज की ट्रीटमेंट कर रहे हो, नेक में जाने वाले आर्टरीज की ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक पॉइंट समेशन मेजरमेंट पॉइंट का होना चाहिए। Because no artery is separate, all the arteries are connected where maybe junction is heart. So this is summation measurement point, which is telling you about the tissue of the organ or a system. Fourth point है measurement point. Measurement point is simple. किसी भी सिस्टम, किसी भी मेरिडियन पर कई मेजरमेंट पॉइंट्स होते हैं जो सिस्टम से संबंधित या टिश्यू से संबंधित पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंटों से आपको मालूम पड़ेगा कि टिश्यू का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग कनेक्टेड है। स्किन है, टिश्यू है, तो पैर का स्किन, हाथ का स्किन, चेस्ट का स्किन, इन मेजरमेंट पॉइंट्स से पता लगेगा कहाँ का मेजरमेंट पॉइंट किस टिश्यू का है, किस मेरिडियन पर है उससे। सो मेजरमेंट पॉइंट इज अनदर काइंड ऑफ acupuncture points. Fifth is lymph point. Lymphatic drainage point. According to Dr. Wall,
every meridian, not only the lymph meridian, every meridian has a lymph drainage point. हार्ट की lymph drainage point है, स्मॉल इंटेस्टीन की lymph drainage point है, लार्ज इंटेस्टीन की lymph drainage point है. हर मेरिडियन में एक lymph drainage point है. तो ऑर्गन से संबंधित जो लिम्फ है, हर ऑर्गन के पास लिम्फेटिक नेटवर्क गया हुआ है. एक्चुअली जहां वेन्स नहीं पहुंच पाए हैं, वहां भी लिम्फ पहुंचा हुआ है. wherever there are no veins, even then the lymphs are there. So with this lymphatic drainage point, LDP, हर मेरिडियन पर आपको लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट मिलता है. ये बात भी हम लोगों को नहीं मालूम थी. ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर में ये बात भी मालूम नहीं थी. एक पॉइंट है SCP, सेरस कोटिंग पॉइंट. सेरस मेम्ब्रेन आप जानते हैं क्या होता है? सेरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट. ये भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? We can add another word so that it is more clear. Serous membrane coating point. Do you know what is serous coating? Yes or no? कुछ No, पता sir. नहीं लग रहा है. चलो फिर, I take it that you know it. Sir, No, the sir. outer covering of every organ, peritoneum. Yes, you are right. हर ऑर्गन पर एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, है ना, उससे कहते हैं सेरस कोटिंग. गुड. So you have serous coating membrane point. फिर एक पॉइंट है AIP. तो बार बार हमसे जो है ऐसे ही हो जा रहा है. क्या नाम है इसका? ऑटोनॉमिक इनर्वेशन. What is it?
हर ऑर्गन को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नर्व चाहिए, नर्व के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचता है, तब ऑर्गन काम करता है, टिश्यू काम करता है। तो जहां पर नर्व कनेक्ट होता है ऑर्गन से या टिश्यू से, उस पॉइंट को, अर्थात क्लियर कट इनर्वेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्पाइन से या ब्रेन से ऑर्गन के पास आती रहे, उसके लिए अगर ट्रीटमेंट करना है तो एक पॉइंट, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट, किसी भी मेरिडियन का ट्रीट करना पड़ेगा। फंक्शनल प्रॉब्लम आने से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात है, वहां नर्व का पॉइंट काम करना चाहिए। सो वी हैव टू ट्रीट ऑटोनॉमिक innervation point on that meridian which is connected to that tissue or that organ. एक पॉइंट और है, इसको भी मैं कह देता हूं, वैसे कोई खास और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। PSMP, PSMP, इसको कहते हैं पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक बिंदु है, लेकिन उसके आसपास सिमिलर ऑर्गन्स या सिमिलर टिश्यूज सबको इफेक्ट करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 3, ट्रिपल वार्मर 3 पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ट्रीट करता है और पिनियल ग्लैंड को भी ट्रीट करता है। तो इसे हम पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट कह सकते हैं, है ना। तो जो थायराइड, पैराथायराइड, दोनों ग्लैंड को एक ही पॉइंट से ट्रीट करते हैं, TW2, तो ये भी पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। सो पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट मींस those bodies, those organs and tissues which are similar in function and they are correlated. So single point will affect all of them. Okay? ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग हर मेरिडियन पर डॉक्टर वॉल ने खोजे। हर मेरिडियन पर इन बिंदुओं को आपको देखना चाहिए। बिफोर यू मेक योर प्रोटोकॉल, you should find out all these 8 points on any meridian to make your protocol. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राहुल आए हैं कि नहीं? भेज दिया सर, भेज दिया। So I hope so far so good. Is it?
एक बड़ी बात जो सामने आई स्टडी से, जो मॉडर्न साइंस की बात है और हम एक्यूपंक्चरिस्ट्स को उतना नहीं मालूम है, वो ये है कि इफ द प्रॉब्लम, द एलिमेंट is neural, then it belongs, the problem will occur only on one side, either left side or right side. Vertical. Whatever is the element will radiate and only vertically. If there is a vertical problem, we should emphasize, we should focus, we should concentrate on treating nervous system, neural problem. But if it is on both sides, we should take it at allergy, as allergy. उदाहरण के लिए, अगर एक घुटने में प्रॉब्लम है, if you have pain in only one knee, treat nerves, nerve degeneration meridian. But if you have both knee painful, treat allergy, allergy degeneration meridian. जब हॉरिजॉन्टल रोग फैलता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में बराबर बराबर, राइट, देन वी शुड टेक इट, इट इज एन एलर्जी. सो एलर्जी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए. और जब वर्टिकल फैलता है, जब व्हेन द रोग क्या होता है, इट गोज वर्टिकली डाउन और अप, वी शुड कंसंट्रेट ऑन ट्रीटिंग द नर्व्स. इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे. I hope I have told you about the important points of Dr. Wall. We will take them up in each meridian. All these 8 points we will see. हर मेरिडियन पर ये हम लोग देखेंगे. इससे पहले कि हम आगे जाएं, I should like to tell you something more about diseases. जनरली जो डिजीज होती है वो होमोटॉक्सिन्स की वजह से होती है, और छह स्टेजेस में इसको डिवाइड किया जा सकता है. एनी डिजीज अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक सिस्टम और मॉडर्न साइंस कैन बी डिफरेंशिएटेड इन 6 स्टेजेस. किसी भी बीमारी की 6 स्टेजेस देखी जा सकती हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार. पहला स्टेज है एक्सक्रीशन फेज. पहला स्टेज क्या है? एक्सक्रीशन फेज. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट यू डोंट फॉरगेट. The 6 phases of disease. पहला क्या है? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन फेज का क्या मतलब है? जो टॉक्सिन्स बनी या शरीर में गई, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाना. अगर एक्सक्रीट नहीं हुई, ये टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकली, तो ये तकलीफ देती है.
ये पहला फेज है। फर्स्ट फेज कि ठीक से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, लैट्रिन नहीं हो रही है, पेशाब नहीं हो रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है, या कहीं अंदर कोई चीज अटक गई है। क्यों अटक गई है? क्योंकि जो चीज वेन्स के माध्यम से निकल करके रिटर्न ब्लड में चले जाकर के लिवर से होते हुए वापस सर्कुलेशन में जाना था, वो निकल नहीं पा रही है, वहां पर डिपॉजिट बढ़ गया। तो अगर नहीं निकल पाई फॉर सम रीजन, तो दैट इज इजी। और क्या ट्रीट करना चाहिए वहां? You can treat what? Lymph. केवल लिम्फ की पॉइंट को, लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट को ट्रीट करके और सीएमपी को ट्रीट करके आप ये काम कर सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप हर मेरिडियन पर ये 2 पॉइंट लगा लिया करिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार, या प्रेस कर लिया करिए, साफ रहेगा। बीमारी बढ़ने ही नहीं पाएगी, द डिजीज विल नॉट इंक्रीज। So this is the first stage. Second stage is reactionary phase. कौन सा फेज? रिएक्शन। कोई भी चीज रिएक्शन कर जाती है, कोई दवा खा ली रिएक्शन हो गया, कोई खाना खा लिया रिएक्शन हो गया, क्या कहते हैं इसको? एलर्जी हो गई है, इस चीज से एलर्जी हो गई है, एलर्जेंट्स आ गए हैं। ठीक है, क्या ट्रीट करना पड़ेगा? एलर्जी को ट्रीट करना पड़ेगा। डॉक्टर वॉल ने एलर्जी का एक पूरा मेरिडियन दे दिया है, और उसके अलावा हम ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर में जो भी जानते हैं एलर्जी के लिए वो भी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमारे किसी मित्र ने पिछले क्लास में कहा था, एलर्जी इज ऑलवेज एन एक्सेस ऑफ ची। दिस इज द सेकेंड फेज। पहले क्या हुआ? टॉक्सिन्स आ गई जो निकली नहीं, फिर क्या क्या उससे रिएक्शन पैदा हुआ। तो शरीर में कोई सिम्टम्स आए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये बढ़ रही है। फर्स्ट फेज से रोग कहां चला गया? सेकेंड फेज में, सेकेंड स्टेज में चला गया, एंड द ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तो फर्स्ट फेज का भी ट्रीटमेंट देना होगा और सेकेंड फेज का भी ट्रीटमेंट देना होगा। मैंने लिम्फ ड्रेनेज भी देनी होगी और एलर्जी की भी ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक है। थर्ड फेज इज इम्प्रेग्नेशन फेज। इम्प्रेग्नेशन फेज का मतलब समझते हैं क्या है? अभी हमने कल आपको बताया था लिम्फ के बारे में, लिम्फ ड्रेनेज के बारे में हमने बताया था। We had talked about lymph network and how the lymph works and what are its functions. Impregnation means that whatever was the toxin deposited, right, that deposition. तो पहले instead of impregnation, let us call it a deposition phase. Let us call it deposition. Deposition phase माने वहां और ज्यादा accumulate हो रही है. Toxins are getting accumulated at the same place. Quantity of toxins are increasing.
आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रॉम द ऑर्गन हाउ इट गोज टू द ब्लड, बिटवीन ब्लड वेसल एंड द वॉल ऑफ द ऑर्गन देयर इज अ फ्लूइड. फ्रॉम ऑर्गन इट गोज टू द फ्लूइड एंड फ्रॉम फ्लूइड इट गोज टू द ब्लड. ये हमने आपको कल बताया था. वहां पर डिपॉजिट्स बढ़ने लगा टॉक्सिन्स का. डिपॉजिट्स का मतलब जैसे फैट डिपॉजिट हो जाता है. आपने सुना होगा फैटी लिवर, फैटी हार्ट. नहीं, किसी की बम्प्स पे चर्बी चढ़ जाती है, किसी के पेट पे चर्बी चढ़ जाती है, किसी की बाहों में चर्बी चढ़ जाती है. ये सब क्या है? डिपोजिशन फेज. ये सब क्या है? डिपोजिशन फेज. सावधान हो जाइए. टेंशन. ये सब आसानी से. तो क्या करेंगे? फर्स्ट फेज की ट्रीटमेंट, सेकंड फेज की ट्रीटमेंट और थर्ड फेज की ट्रीटमेंट, ये तीनों करेंगे. ये तीनों फेज को कहते हैं ह्यूमरल फेज. I shall tell you later. फोर्थ फेज, अब यहां लिख सकते हैं हम लोग इम्प्रेग्नेशन फेज. जो कुछ भी डिपॉजिट हुआ, now that gets into our system, blood circulation. डिपॉजिट होता गया, में भी गांठ बन गई और अब वो फैलना शुरू करेगी, या तो ब्लड के माध्यम से या नर्व्स के माध्यम से. This is the fourth stage of a disease which can be dangerous. अभी तक ये अंदर नहीं घुस रही थी बॉडी में, अब ये अंदर घुसने लगी. पहले डिपॉजिट हुई एक जगह में और अब जब आपने उसका इलाज नहीं किया तो वो अंदर घुसने लग गई, इम्प्रेग्नेट करने लग गई, धीरे धीरे छोटा छोटा करके. ठीक है. और इम्प्रेग्नेट होगा, इम्प्रेग्नेट करेगी, किसी भी सिस्टम में जाएगा तो क्या होगा? जिस ऑर्गन में जाएगा, जिस टिश्यू में जाएगा, वहां पर क्या होगा? डीजेनरेशन होगा. डीजेनरेशन का क्या मतलब हुआ? एनी ऑर्गन when it is working less than its maximum capacity, पूरा जितना काम करना चाहिए उससे कम काम करने लगे कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू, तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेशन. And the last stage is that stage of cancer and atrophy. उसको हम कह सकते हैं एट्रोफी. या क्या कह सकते हैं? कैंसर. ये 6 है.
पहला 3 फेज, फर्स्ट 3, ये जो 3 है, फर्स्ट 3, they are known as, these diseases are known as humoral diseases. Or the second, third phase, 3 phases are known as cellular stage, cellular diseases, humoral diseases and cellular diseases. हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं इन डिजीजेस के, जो फिजिकली हम एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट, ये तो इनसाइड द साइंस हम चले जाएं तो इतनी बात है। वो सिम्टम्स क्या होते हैं किसी भी डिजीज में जो हमें मिलते हैं? एक होता है कि सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया एंड पेन हो गया, पेन, इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा, बर्निंग एटसेट्रा। The second thing that we can notice without being a doctor or a scientist, we can notice degeneration. Degeneration means whatever function I was able to do till some time back, we are not able to function as good and as well. जो ऑर्गन हमारा जितना काम कर रहा था उतना काम अब नहीं कर रहा है. So that is degeneration. That is degenerative phase. So inflammation phase, degeneration phase, that we can note. And the third is combination of inflammation and degeneration. पेन भी हो रहा है, inflammation भी है, और हमारा ऑर्गन उतना काम भी नहीं कर रहा है. So this is a combination of inflammation and degeneration. ये देखने को मिलता है. और फोर्थ फेज जो हमें मिलती है वो ये मिलती है, which is not covered in the above 6 by modern science. और वो डॉक्टर वॉल ने कहा कि आपको फोकस ऑफ डिस्टरबेंस मिलता है. फोकस ऑफ डिस्टरबेंस जब मिले तो आप समझ लेना कि क्रॉनिक कोई बीमारी अंदर सेटल कर रही है. This is not discussed in the modern science. फोकस ऑफ डिस्टरबेंस क्या है? What is focus of disturbance? Focus of disturbance is that you have disease somewhere inside your body. किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में कहीं पर कोई बड़ी भयंकर बीमारी आ रही है जिसका पता नहीं लग रहा है. वहां कोई पेन नहीं हो रहा है, वहां कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग नहीं है. इंस्टेड कहीं और पेन हो रहा है. आप लोगों को याद होगा, यू माइट बी रिमेम्बरिंग, व्हेन वी डिड लॉन्ग मेरिडियन की क्लासेस हम लोगों ने जब करी थी, उस समय हम लोगों ने टीथ डायग्नोसिस की बात की थी. याद है? टीथ डायग्नोसिस. टीथ आर फोकस ऑफ डिस्टरबेंस. ये दांतों में जो प्रॉब्लम आ रही है ये बता रही है कि अंदर किसी ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम है. तो सारा कनेक्शन ओडेंटॉन्स का, एवरी टूथ इज कनेक्टेड टू सम ऑर्गन इनसाइड. उस ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें दांत का इलाज तो करना ही चाहिए, साथ में हमें संबंधित ऑर्गन का इलाज करने से लाभ मिलता है. आपने खूब किया होगा, लॉन्ग मेरिडियंस खूब यूज करते होंगे आप, और आपको लाभ भी मिलता होगा. साथ में दांतों का इलाज भी करिए. ठीक है, ये समझ में आ रही बात? तो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, ये फोकस ऑफ डिस्टरबेंस जो है
this is a chapter, is a good chapter. It's a very good chapter. And I would like all of us to go through this chapter at length, so that instead of only remembering points, we will also understand the mechanism. Right? ये फोकस क्या होता है, कहाँ कहाँ आता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा फोकस पे चर्चा करेंगे हम लोग, and then we will try to correlate these stages of the diseases, और इसका एक स्टडी करेंगे. So that we will do tomorrow. Right? इसका एक आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, भेज दिया सर. कैमराज ऑन कर लीजिए सब लोग नमस्ते करने के पहले. Before we bid goodbye, let us see each other. If you have any small question you want to ask or quick, करिए, और अगर बड़ा क्वेश्चन है आंसर करने के लिए तो we will do it tomorrow. Right in the beginning, I give you a chance to ask any question. You should try to revise your notes before you go to sleep, and the next day you should come prepared with questions. सोते हुए जाने के पहले, सोने के पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और दूसरे दिन प्रश्न बना करके लाइए, प्रश्न तैयार करके. राइट? पूछना चाहिए, या अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, यू कैन स्पीक अप. गुरुजी, CMP पॉइंट और RF पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, क्या क्या CMP पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में डिफरेंस क्या है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट किस ऑर्गन से, किस टिश्यू से, किस हिस्से से कनेक्टेड है, बस दैट्स ऑल. अच्छा, डेक्सो पूरे पॉइंट. ऑर्गन का नहीं दे रहा है, पूरे ऑर्गन की बात नहीं कर रहा है, वो केवल एक छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं. रेफरेंस पॉइंट. CMP पूरे ऑर्गन, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है. ओके.